हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र गौर है। मैं आपकी गणित की कक्षा या मैथ्स की क्लास लेने वाला हूँ। हम मैथ्स की पहली क्लास आज है जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो 10th क्लास का पहला लेक्चर है या पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर जानने से पहले हमें नंबर जानना पड़ेंगे। इसलिए हम आज संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। आपको ये दोनों कक्षाएँ बाइलिंगुअल पढ़ाई जाएगी। यदि आपको कोई भी इनमें समस्या आती है हिंदी में या इंग्लिश में नोट करने में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगली कक्षा में हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर्स के बारे में जानने के लिए नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। वास्तविक या रियल नंबर जो हमारी कक्षा 10th का पहला टॉपिक रहता है, और काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर हमको हमारे 10th के सब्जेक्ट में नहीं है, ये हमें 11th और 12th में पढ़ने पड़ते हैं। ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। मैं एक आध एग्जाम्पल फिर भी लिख देता हूँ इसका, ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि हम अंडर रूट में देते हैं -1 या फिर -7, ऐसे वाले लेते हैं जिनको हम इसको 1i लिख सकते हैं, या इसको -7 -7i लिख सकते हैं। ठीक है, इनको i से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, हमारे सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं है। इनको i के रूप में डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे 3/2 हो गया, -2/3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, पाई 1333, 1.03003। मतलब कि ऐसे नंबर, सभी नंबर वास्तविक नंबर में आते हैं, जितने भी नंबर हम जानते हैं। वास्तविक नंबर को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्म को रूप भी बोल सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्याओं को हम लिख सकते हैं? जैसे 2/3 हो गया, -2/3 हो गया, 1 0। आप 1 को देख के बोलेंगे कि सर ये 1 तो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा है, इसके बटे में तो कुछ नहीं है। तो इनके बटे में हमेशा 1 होता है। अब जैसे 0 है तो 0 भी रेशनल नंबर इसलिए क्योंकि इसके बटे में भी 1 रहता है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 0 में किसी से भी भाग देंगे तो वो 0 ही हो जाता है, इसलिए 0 ही रहता है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, 1/333। ये जो 1/333 ये अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव। ऐसी 1/3 लिख सकते हैं, 1/5। ये सब रेशनल नंबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये शांत दशमलव है, क्योंकि 1/3 के बाद इसमें
कोई आगे संख्या नहीं है। इसमें 3 3 3 चला जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/3 का बार लगा सकते हैं। तो ये अशांत दशमलव है और ये शांत दशमलव है। शांत टर्मिनेशनल डेसिमल, वो नॉन टर्मिनेशनल डेसिमल होता है। अब ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं होती है, और जिनके शांत या अशांत दशमलव हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शांत दशमलव हो तो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव हो तो भी लिखा जा सकता है, लेकिन अशांत और आवृत्ति होना चाहिए इसको, और आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या कि ऐसे ये 3 3 3 3 बार बार आ रहा है नहीं, आवर्ती आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंटली आते जा रहे हैं, तो इसलिए आवर्ती भी हो तो इसको पीवाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वह संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल जैसे कि 1.30300 ये अनंत तक जाती रहती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये शांत भी नहीं है, क्योंकि आप इसके पॉइंट के बाद ये आगे की जो संख्या है वो शांत नहीं हो रहा है, इसलिए शांत डेसिमल भी नहीं है, नॉन टर्मिनेशनल डेसिमल है। ये कौन से अशांत दशमलव है। और क्योंकि इसमें आवृत्ति भी एक जैसी नहीं हो रही, पहले 30 फिर 300 फिर 3000 ऐसे, तो ये अनावृत्ति की अनावृत्ति मतलब इसमें बाद में संख्या रिपीट भी नहीं हो रही, जैसे 3 3 3 हो रही थी। इसमें और कौन कौन से पाई, √2 √3, ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का मान भी होता है 1.732 ऐसे करके आगे चला जाता है। पाई का मान, पाई के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूँ। पाई का मान होता है वैसे 1.14, ये आगे अनंत तक जाता है। अभी तक इसकी संख्याओं की गिनतियाँ चल रही है, लेकिन ये कोई शांत दशमलव नहीं है, अनंत तक जाएगा, और इसमें क्या है, आवृत्ति भी नहीं। इसका एक और मान होता है पाई का, जिसको हम 22/7 बोलते हैं, 22/7। अब इसके आगे बराबर लगाना बेकार है, ये लगभग मान है, ये बोलते हैं। इसका हम यूज करते हैं सर्कल में, हम पढ़ेंगे और पाई के बारे में सारी जानकारी लेंगे। पाई एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपने जान चुके हैं। इसमें संख्या पद्धति में, ये परिमेय संख्या में एक और बात हमें याद रखना है, जो Q होता है डिनोमिनेटर में, Q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसकी वजह ये है कि यदि अगर मान लो 2 के बटे में 0 हम रख देते हैं, तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड अगर किया जाता है तो उसका मान अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए हम कभी भी, तो इन्फिनिटी अगर मान हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या में कैसे लिख पाएंगे। इसलिए हम कभी भी ये ध्यान रखते हैं कि Q के बटे में, मतलब Q जो है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब परिमेय संख्या को भी 3 भागों में हम पढ़ सकते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, इनको कैसे देख सकते हैं। इसमें जो पूर्ण अंक होते हैं वो सारे होते हैं, जैसे 0 1 2 3
4 -1 -2 -3 -4 तक ऐसे अनंत तक जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात है, जब पूर्णांक होता है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? एक तो ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। कौन कौन सी? एक तो ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, प्लस इसमें जीरो भी शामिल होती है, प्लस इसमें एक धनात्मक संख्याएं शामिल होती है। मतलब एक इसमें ऋण पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं और जीरो। पूर्णांक मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, ये संख्याएं जीरो, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, होल नंबर होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? हमको ध्यान रखना है कि इसमें जीरो भी शामिल होती है और प्लस धनात्मक संख्याएं शामिल होती है। धनात्मक संख्याएं इसमें शामिल होती है। ठीक है, अब प्राकृत संख्या में क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर में वही संख्या शामिल होती है जिसे हम गिनती में पढ़ते हैं। गिनती में क्या पढ़ते हैं हम? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4, तो इसमें वही संख्या होती है जो जिनमें हम गिनती में पढ़ते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर के बाद शांत और अशांत दशमलव आपने पढ़ लिए। हम देखते हैं सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं सम संख्याएं या इवन नंबर। इवन नंबर्स वे नंबर्स जो वह संख्या वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः या पूरी तरह विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब क्या है कि शेषफल हमेशा क्या हो जाता है? 0। शेषफल 0 हो सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे करके ये सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स। वह संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर, अगर हिंदी में कोई मिस्टेक हो भी जाए तो आप सुधार कर लेना। आती है ना आपको हिंदी? मुझे नहीं आती। विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता हो। कैसे देखेंगे? भाग विधि आती है, ऐसे भाग देते हैं हम। मान लो कि अगर 3 से भाग देंगे
3 में 2 से भाग देने पर 2 एकम 2 और फिर 1 बचता है। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो ये हमेशा शेषफल रहता है। तो वैसे हमेशा शेषफल 1 बचता हो। विषम संख्याओं में आप कभी भी 2 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या देख सकते हैं, 3, 5, 7, 9 ऐसे। कभी भी आप इनमें भाग दोगे, 2 से भाग दोगे विषम संख्याओं में तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या 2n अगर लिखी है, जहां पर जो n का मान है, जहां n एक संख्या है, इसको लिख सकते हैं। यदि हम किसी भी संख्या में 2 से इंटू कर देते हैं, इंटू में है ना 2n, अगर इंटू कर देते हैं किसी भी संख्या में, कोई भी हो x y z, तो वो हमेशा सम संख्या ही आएगी। जैसे कि 3 विषम संख्या उठा लेते हैं, 3 में अगर 2 से गुणा करेंगे, n का मान यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो वो सम संख्या। लेकिन अगर n का मान 3 रख देंगे, 2 तिया 6, वो भी सम संख्या होगी ना। ऐसे ही इसको हम कभी लिखेंगे उस तरीके से n के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं हम 2n + 1। यदि हम उसमें वापस 1 जोड़ देंगे तो फिर रिमाइंडर 1 बचेगा ना। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक और संख्या होती है इसमें, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन कौन कैसे नंबर्स होते हैं, कैसे नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिनकी वह संख्याएं जिनकी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक, 2 से अधिक ही होंगे, 2 या नहीं होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर बोल सकते हैं, फैक्टर्स। और फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक वह स्वयं होगा, वह स्वयं है ना, और एक इनके अतिरिक्त, एक वह स्वयं, इनके अतिरिक्त, नीचे लिख देता हूं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या। जैसे हम देखते हैं कि 4 है, 4, ये 4 को हम देखते हैं कि इसको किससे, कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे, 1, 2 से भी इसको डिवाइड किया जाता है, और 4। तो एक तो 1 है, एक वो खुद है, वह स्वयं है, और एक इनके अतिरिक्त कौन सा है, 2 है, मतलब ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम 6 को देख सकते हैं, 6 1 है, 2 है, 3 है, और 6 खुद है। तो ऐसे एक तो हर संख्या, किसी भी संख्या को आप, एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, प्राइम फैक्टर होता है। एक होती अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर।
संख्या ऐसी संख्या कैसे, इनको क्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके केवल ध्यान रखना, केवल मतलब केवल दो उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये गुणनखंड डायरेक्ट लिख सकते हो आप, उभयनिष्ठ नहीं लिख सकते, केवल दो गुणनखंड मतलब समझ गए ना, फैक्टर्स। जैसे उदाहरण के लिए 3, 5, 7। अभी इसका एक तो एक से इसको भाग किया जा सकता है और एक 3 से दिया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसको भी 1 से दिया जा सकता है और 5 से दिया जा सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा दिख रहा है नहीं। इसमें भी तो ऐसे नंबर है जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे। अब दो कौन से होंगे? कौन से यहाँ पे अपन लिख देते हैं कौन से, या नहीं भी लिखो तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर हम इसको सिर्फ 1 से प्लस स्वयं से विभाजित। यदि अगर कोई संख्या होती है तो वो कौन सी? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या के अलावा एक और संख्या पढ़ते हैं हम, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो हमेशा एक होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ और एलसीएम को हम अभी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी आप समझिए कि क्या होता है। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, आप थोड़ा मैनेज करें। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, एचसीएफ या उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा एक ही होगा, तो ही को प्राइम हो पाएंगे। एचसीएफ एक हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या मतलब कि दो संख्याएं होंगी, जरूर है ना, दो या दो से अधिक संख्याएं हो सकती हैं जिनका एचसीएफ एक हो। सहअभाज्य संख्या जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्याएं हो। सहअभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूँ, उदाहरण 8 और 15। 8 और 15 संख्याएं दी हुई है। अब इसको हम 8 और 15 को देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। हम इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 तो इसमें आएगा नहीं, 3 × 5 ही लिख सकते हैं। क्या आपको दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यदि कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक हमेशा कॉमन रहता है, क्योंकि उसमें किसी भी हर नंबर का प्राइम फैक्टर जो है एक होता ही, ठीक है। ऐसी और भी संख्याएं कौन सी हो सकती है? जैसे 16 हो,
25 ले सकते हैं। 16 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 25 5 इंटू 5 या फिर 5 की पावर 2। यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसलिए इनका HCF 1 है। HCF कितना है? 1 है। इनका भी HCF 1 है क्योंकि इनमें कोई कुछ कॉमन नहीं है। HCF यदि 1 होता है या प्राइम इनका फैक्टर्स जो फैक्टर है वो 1 होता है तो ये सहभाज्य संख्या होती है। अब ये 2 3 ऐसी संख्या भी हो सकती है। इनका सभी का जो कॉमन फैक्टर जो इनमें आ रहा है वो 1 होना चाहिए, तब ये सहभाज्य संख्या होती है। अब सहभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में एक बात ध्यान रखना है, नोट कर लेना है इसको, नोट पॉइंट नंबर पर। जो 1 होता है, 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। तो भाज्य की परिभाषा क्या थी? भाज्य की परिभाषा क्या थी? ऐसी संख्या जिसको वह खुद, एक, वह स्वयं या अन्य संख्याओं से विभाजित किया जा सके। तो एक को अगर एक से विभाजित किया जा सकता है, वो एक ही तो है, स्वयं मान। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, केवल एक से ही किया जा सकता है। और अभाज्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य की परिभाषा होती है जिसकी को स्वयं से और एक से विभाजित किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्वयं से हो रहा है और एक ही खुद है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि ये एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है इसलिए अभाज्य संख्या भी नहीं। तो ये ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, सबसे छोटी, ऐसे लिख लेते हैं 2 सबसे छोटी और एकमात्र, ध्यान रखना एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। 2 सम संख्या है ना, लेकिन इसको भी एक और स्वयं से विभाजित किया जा सकता है, तीसरा कोई नहीं जा रहा था, इसलिए ये समअभाज्य संख्या है। और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या 3 है ना, 3 में 1 और 3 से इसको विभाजित किया जा सकता है और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, 4 सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है। ठीक है, इन बातों को हमेशा याद रखना। क्या है? एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 सबसे छोटी एक तो, और एकमात्र याद रखना, एकमात्र वर्ड में यूज हो रहा है, एकमात्र समअभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। भाज्य नहीं तो अभाज्य बोल दो,
भाज्य है ना, इसका दो अलग से भी है, स्वयं एक और दो से भी विभाजित हो सकता है। इसलिए पाई के बारे में जानना है या पाई के बारे में सर्कल में बताएंगे आपको अभी। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं एलसीएम। एलसीएम जानते हो? एलसीएम क्या होता है? पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा एलसीएम। तो साथ के साथ हम देख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ये होता है लीस्ट या लोएस्ट बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि कौन से कलर का पेन सही दिखाई देता है बोर्ड पे, क्योंकि आज पहली क्लास है, मुझे पता नहीं है ना। आप कमेंट करके बताना जो भी समस्या है। इसको लघुत्तम समवर्तक भी बोलते हैं। क्षमा है ना, ये महत्तम समवर्तक। क्षमावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन, सॉरी ये कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मल्टीपल है। मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? दो या दो से अधिक संख्याओं का समान जो मल्टीपल होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो समान मल्टीपल होता है उसको एलसीएम कहते हैं। जैसे हम कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 12 और 18 ले लेते हैं। पहले परिभाषा लिख लो, दो या दो से अधिक संख्याओं का समान मल्टीपल होता है। समान गुणनखंड या गुणनखंड उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। 12 और 18 का एलसीएम यदि हमसे पूछे तो कभी कभी पेपर में ऐसे पूछते हैं, एलसीएम लिख देंगे मैथ या अगर लघुत्तम समवर्तक लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे 12 और 18 का ज्ञात। तो इसको ऐसे ज्ञात करना है 12 और 18 मल्टीपल, समान मल्टीपल है ना, तो इसका मल्टीपल कौन कौन सा होता है? 12, 24, 36, 48, 60 और 69। ऐसे 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 अनंत तक जाते हैं। ऐसे 18, 36, 54, 72 और ऐसे जाते हैं। एक तो इसका समान मल्टीपल कौन सा हो रहा है? 36 और एक 72 हो रहा है। और ऐसे ऐसे आगे आगे आते आते बहुत मैच होंगे, एक जैसे रहेंगे समान। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। लीस्ट कॉमन, लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल है इन दोनों का वो 36 है, तो इसलिए इसका जो एलसीएम है वो 36 रहेगा। ऐसे लिख सकते हैं इनको, एलसीएम 12 और 18 का कितना है? 36। ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो या दो से अधिक संख्याओं का समान क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं को जो पूरी तरह से विभाजित जो कर दे वो सबसे बड़ी संख्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ होता है। या फिर एचसीएफ कहलाता है। अब कैसे समझेंगे इसे? हमको उदाहरण के लिए यही समझ लेते हैं, पुराना जो एलसीएम इसका निकाला उसका उदाहरण के लिए यदि हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऐसे लिखा आएगा पेपर में भी, एचसीएफ 12 और 18। इसमें क्या है कि इसका फैक्टराइजेशन करना होता है, हमें फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखना है, कैसे देखेंगे? फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 12 के फैक्टर, मतलब फैक्टर वो होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं जिनसे, या फिर वो संख्याएं होती है जिनसे 12 को विभाजित किया जा सकता है। तो 12 को कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से। 6 से विभाजित किया जा सकता है। 18 को कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है? 18 को कौन कौन सी संख्या से विभाजित किया जाता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से। 18 को 9 से भी किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है कि इधर नहीं है, 12 को नहीं किया जा सकता है। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो 6 है, जो दोनों को विभाजित कर सकता है। इसलिए इसका एचसीएफ लिखते हैं हम, एचसीएफ 12 और 18 का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? 6। इसको हाईएस्ट बोल रहे हैं हम। हाईएस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा था, अब 6 से बड़ा इसको कोई विभाजित नहीं कर सकता। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 18 को एक साथ विभाजित कर सके। एक कर सकता है, इसमें लो में तो एक हमेशा सबको करता है, 2, 3 ये सब कॉमन है, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट देखना है हमें, इसलिए 6 इसका आंसर होगा। जब हम वास्तविक संख्याओं का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें एलसीएम एचसीएफ के और भी रिलेटेबल उससे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, इसका फॉर्मूला जो एलसीएम इनटू एचसीएफ फर्स्ट बराबर फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या वाला पढ़ेंगे। ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हो तो एम करियर इंस्टीट्यूट पर आप बने रहिए। आपको 10th का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करा जाएगा मैथ्स का। मैथ्स के साथ साथ एसएसटी, बायो, साइंस, ये सभी फैकल्टी हमारे पास मौजूद है। आप उन सभी से चैनल पर बने रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। यदि आपको बैच खरीदना है तो आप बैच भी खरीद सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।